हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, मेरे सुकून, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी को। मिठाई खाकर तैयार हो जाइए सुनने के लिए क्रिमिनल्स फर्स्ट वाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि ईश्वी ने वीडियो क्लिप्स बनाया था ताकि वो उस आदमी को दिखा करके उसके दिमाग से सारी खुफिया बातें निकाल सके, और ऐसा ही हुआ था। वो वीडियो क्लिप का आइडिया वाकई में ही काम करता है, क्योंकि वो परिवार जो कि इस वक्त इतना ज्यादा तड़प रहा था, और वो उस टेररिस्ट का परिवार था जिसे देखकर उसने भी अपनी सारी बातें निकाल कर दक्ष और ईश्वी के सामने रख दी थी। हाँ, दक्ष के 2-3 थप्पड़ मारने के बाद। लेकिन ईश्वी जो उसी रिजॉर्ट के सेकंड फ्लोर पर आते हुए कहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको ना 5-6 थप्पड़ और मारना चाहिए उसके मुंह पर। हाँ, बस वो मरता नहीं तो। तभी आया जो कहता है, मर जाता वो। ये सुनकर ऋषि जो घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मारना नहीं था उसे, बस 2-3 थप्पड़ मार करके उसे सच उगलवाना था। तभी तान्या जी कहती है, बेचारे ने उगल तो दिया, इतना बढ़िया सच उगला है। मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन मजा आया सुनने में। वही बंटी जो कहता है, ये क्या था? Why he was narrating a poem? मुझे लगता है कि उसका शौक रहा होगा पोएट बनने का। That's why। मेश्री जी कहती है, चुप करो यार मोटी बुद्धि, मेरा तो दिमाग तभी से पका जा रहा है। ये जाकर के सुनाऊंगी मैं कल जज को। वो क्या बोलेंगे कि आप वकील हैं या फिर आपने अपना प्रोफेशन ही बदल लिया है। पता नहीं क्या क्या बोला था, मैं तो भूल भी गई। तभी अयान जो कहता है, मुझे याद है ना। और फिर वैश्य को बताते हुए कहता है, जिसे दुनिया में खोज रहे वो राज घर के छत पर पड़ा, नहीं, घर पर पड़ा, जिसे दुनिया में खोज रहे वो राज घर की कहाँ पड़ा है रुद्र? मेरा रुद्र कहता है, छत पे पड़ा है। ईश्वर जी कहती है, अजी छत नहीं था, वो कुछ और था। क्या था यार? घर पर राज पड़ा है, कहाँ खड़ा है क्या? मैं भूल गई यार, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। तभी संजू जी कहता है, पर मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ बोलेगा, वरना मैं फोन लेकर जाता ना वहां पर, वो भी कैमरा के साथ। तभी दक्ष जोन सबको शांत करते हुए काफी तेज आवाज में कहते हैं, कम ऑन गाइस, कीप क्वाइट। वैश्य जी कहती है, अरे क्या क्वाइट, घंटा क्वाइट, आपको समझ नहीं आ रहा? मेरी बातों की सीरियसनेस ना अभी आपको नहीं समझ में आ रही, लेकिन जब कल कोर्ट के सामने मैं वो पहेली मारूंगी ना 4 लाइन की, वो जज मेरे फाइल को मेरे मुंह पर मार करके मुझे बाहर कर देगा। समझ ही नहीं रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी दक्ष जो उस पोएम को दोबारा से नरेट करते हुए कहते हैं, जिसे दुनिया में खोज रहे वो राज घर की चौखट पे खड़ा है। राज की गहराइयों में उतरोगे तब समझ में आएगा, राज तो घर में ही पड़ी है। क्या हम किस राज के बारे में बात कर रहे थे? ईश्वर जी कहती है, राज के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो टेररिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, वो जो दिल्ली में ब्लास्ट किए थे। मेरे दक्ष कहते हैं, थैंक्स फॉर द इन्फो, मुझे तो याद ही नहीं था। ईश्वर जी कहती है, टॉन्ट मारना बंद कर दीजिए आप हमेशा से। बस देखिए, कबल की तरह लड़ाई हम बाद में भी कर सकते हैं, फिलहाल हम केस के बारे में बात कर लें। दक्ष कहते हैं, तुम अपना ये चैटर बॉक्स बंद करोगे तब मेरा दिमाग काम करेगा। जिसे दुनिया में खोज रहे हैं, यानी कि हम दुनिया में टेररिस्ट को खोज रहे हैं, वो घर की चौखट पे खड़ा है। चौखट मौके देन आफ्टर राज की गहराइयों में उतरोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि राज तो घर में ही, राज की गहराइयों में। ईश्वर जी कहती है, मतलब राज, टेररिस्ट और गहराइयां क्या, हम उनके अंदर घुस करके? दक्ष कहते हैं, तुम्हारे घर में कोई बेसमेंट है ईश्वी? ये सुनकर ईश्वी जो कहती है, क्या? मेरे घर में बेसमेंट हो, छत हो, टेरेस हो, कुछ भी हो, क्या लेना देना इस टॉपिक से? तभी बंटी जो कहता है, डोंट यू नो दैट टेरेस और छत एक ही होता है। ईश्वर जो कहती है, फ्लो में बिगड़ जाता है कभी कभी फ्लो, इतना ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तभी दर्शक कहते हैं, कितने इमेच्योर हो तुम सब, थोड़ी देर के लिए शांत नहीं रह सकते? ईश्वरी, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? तभी ईश्वरी जो कहती है, फ्लोर के नीचे मेरे मम्मी पापा का कमरा, उसके नीचे नहीं, मुझे तो नहीं लगता बेसमेंट होगा, मैं कभी नीचे तक गई नहीं। सच कहूँ तो मैं अपने पूरे घर में ज्यादा घूमती नहीं हूँ, मैं अपने कमरे में ही पड़ी रहती हूँ। दक्ष अपना सिरहा मिलाते कहते हैं,
दिमाग के साथ शरीर भी तुम्हारी भैंसों जैसी है। इस बात पर ईश्वरी कहती है, एक्सक्यूज मी, मेरी कमर काफी पतली है और आपको इस बात का अंदाजा तो होगा ही। दक्ष ईश्वरी की तरफ घूरते हुए कहते हैं, ईश्वरी तुम्हारे घर में एक बेसमेंट है जहां पर टेरेस के और इस प्लास से रिलेटेड कुछ तो ऐसा है जो कि तुम्हारे डैड ने छुपाने की कोशिश की हम सबसे। ईश्वरी कहती है, हाँ, और अभी थोड़ी देर में आप ये बोलेंगे कि वो सारे टेररिस्ट मेरे घर के बेसमेंट में ही छुपे हुए हैं, राइट? दक्ष कहते हैं, एग्जैक्टली, फाइनली तुम्हारा दिमाग काम किया है। तुम्हारे घर के अंदर ही वो सारे लोग छुपे हुए हैं जिसे तुम पूरी दुनिया में ढूंढने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर ईश्वरी जो एकदम से अपने जाकर के काउच पर बैठती है और फिर अपना सर पकड़ते हुए कहती है, हे राम, हे माता रानी, हे भगवान, ये सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए? आपका दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? मेरा घर क्या कोई टेररिस्ट शाला है? मैं इस बात पर बंटी जो कहता है, आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दिस, टेररिस्ट शाला भी होता है। ईश्वरी जी कहती है, जहाँ गाय रहती है उसे गौशाला कहते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं उसे धर्मशाला कहते हैं, तो ऐसे ही टेररिस्ट शाला भी होगा। जो कहता है, या पॉइंट तो है। दर्शक कहते हैं, फिर टॉपिक से भटक गए तुम लोग, बात कर ले थोड़ा। ईश्वरी, तुम्हारे घर में कोई बेसमेंट है जिसके अंदर ये सारी बातें छुपी हुई हैं, या फिर शायद तुम्हारे हिसाब से कहा जाए टेररिस्ट भी छुपे हो सकते हैं। जिनका ईश्वरी कहती है, हाँ बिल्कुल, तो एक काम करिए, आप मेरे घर को ना पूरा खोद डालिए, उसके अंदर अगर आपको कुछ मिलता है तो ले जाइए, उसे कोर्ट के सामने पेश कर दीजिए और खुद ही अपना केस भी जीत लीजिए, क्योंकि मेरा तो इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा, थक गई हूँ मैं। और ये बोल करके वो जाकर के खिड़की के सामने खड़ी हो जाती है। तभी पीछे से तान्या उसे टैप करते हुए कहती है, तेरे घर में बेसमेंट है या नहीं इस बारे में तो तुझे पता नहीं है, बेसमेंट के अंदर क्या हो सकता है इसके बारे में तुझे क्या पता होगा, उल्लू की पट्टी। मैं दक्ष के साइड में हूँ। मेशू जी कहती है, झूठ क्यों बोल रही है, बोल दे कि तू रुद्र के साइड में, और रुद्र तो हमेशा मिस्टर दक्ष की ही साइड लेंगे। मैं दक्ष कहते हैं, तुम्हारा बेसमेंट चेक करना पड़ेगा। यशु जी कहती है, हाँ तो जाइए ना, लीजिए अपने हाथ में वो कुल्हाड़ी और मार दीजिए, मेरे घर को तोड़ दीजिए। दक्ष कहते हैं, कुल्हाड़ी से घर नहीं खोदा जाता, बेवकूफ हो तुम। और ये बोलकर वो ईश्वरी से कहते हैं, सबके सबको चलना पड़ेगा, बाकी के लोग दरवाजे से जाएंगे। और ईश्वरी जी कहती है, आप तो खिड़कियां चढ़ने में माहिर हैं, आप तो आ ही जाएंगे कूद फांद करके, ठीक है आइए। और फिर सब लोग जो कि ईश्वरी के घर पहुंचते हैं और उसके रूम में अब कम्युनिटी बैठ चुके थे। सारे लोग दक्ष की बात पर एग्री करते हुए कहते हैं, हमें भी लगता है इस घर में बेसमेंट तो होगा। वहीं दक्ष ईश्वरी से कहते हैं, तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपने मॉम डैड को बाहर लेकर जाना पड़ेगा। ईश्वरी जी कहती है, नहीं, इतना तो मेहनत का काम नहीं कर सकती मैं, वैसे भी मेरे पापा से मेरी बन नहीं रही है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से, मैं अपने पापा को कहीं बाहर लेकर नहीं जा सकती। मेरे दक्ष कहते हैं, तो फिर तुम्हारे बेसमेंट का दरवाजा खोलेंगे कैसे? इस बात पर ईश्वरी अपने सिर पटकते हुए कहती है, मम्मी, मेरे घर में बेसमेंट पहले ढूंढ लीजिए आप, उसके बाद से उसका दरवाजा खोलिएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में कोई बेसमेंट होगा, और अगर होगा भी तो उसका रास्ता मुझे नहीं पता, तो मुझसे कुछ मत पूछिएगा। दक्ष कहते हैं, नॉट अ बिग डील फॉर मी, मैं ढूंढ लूंगा, बस तुम अपने मॉम डैड को लेकर निकलो यहाँ से। ईश्वरी का मुंह तो बन चुका था, लेकिन वो अब कर भी क्या सकती थी, और वो जैसे तैसे करके अपने मम्मी पापा के सामने पहुंचती है, जो कि इस वक्त अपने कमरे में ही थे। ईश्वरी जो अपने पापा की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से मैं उस जगह से लौटी हूँ, काफी वक्त से आप लोगों से बात नहीं किया मैंने ठीक से। आई नो कि मैं केस को लेकर कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हूँ और साथ में आप लोगों पर नाराज भी, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि आज मुझे ये नाराजगी को खत्म कर लेना चाहिए। आई डोंट नो डैड, आपने क्या किया अपनी लाइफ में, कितने बुरे काम किए हैं नहीं किए हैं, पर जो भी है मुझे आप लोगों से माफ़ी मांगना है। आई एम रियली सॉरी, आप लोगों के साथ बहुत बदतमीजी की है मैंने। अर्चना जी जो खड़े होकर कहती हैं, फाइनली तुम्हें अकल तो आई। तभी श्री जो अपने मन में कहती है, अकल तो मुझे आ ही चुकी है, पहली नहीं थी वो बात अलग है, लेकिन जब माफ़ी मांग रही हूँ ना, इसका खामियाजा तो मिस्टर दक्ष आराम से भुगतेंगे। पता नहीं क्या क्या मुझे समझा करके भेज दिया है। तो क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए बाहर चलें, लाइक हमेशा जब भी हम लोग के बीच कुछ ऐसा होता था, इवन आप दोनों के बीच भी जब झगड़ा होता तो हम लोग उस गार्डन में जाकर के आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे। पास वाले गार्डन में चलते हैं ना प्लीज।
ये सुनकर अर्चना जी जो स्माइल कर रही थी, वहीं ब्रिजेश जी जो कहते हैं, क्या बात है, हमें बाहर ले जाने में भी मुझे आपके फितरत ठीक नहीं लग रही। किसी काम से लेकर जा रही हैं क्या? महेश्वरी जो अपने डैड के ठीक सामने आकर बैठती है, उसकी आंखों में अब हल्की हल्की नमी तैर गई थी और फिर वो जाकर के जोर से अपने डैड को गले लगा लेती है। और ये उसे दक्ष ने करने को नहीं कहा था, लेकिन ये वो ब्रिजेश माथुर की पुरानी बेटी थी जो कि अपने डैड से बहुत प्यार करती थी। उसको लगता था कि उसके डैड ही दुनिया के सबसे बड़े हीरो है। उसके लिए उसके डैड से अच्छा कोई और इंसान था ही नहीं। और जब उसे पता चलता है कि ब्रिजेश के बारे में इस तरह की बातें और इस तरह की चीजें जो कि उनके अपने ही डैड ने की है, तो वाकई ही ईश्वरी का दिल जो टूट कर बिखर गया था। काफी दिनों बाद उसने इतने प्यार से अपने डैड को हक किया था, जिससे उसके डैड भी अब बाहर जाने के लिए मान चुके थे और ईश्वरी की पूरी फैमिली जो अभी घर से बाहर निकल चुकी थी। उसने तुरंत ही इस बात का इत्तला दक्ष को कर दिया था और दक्ष अयान से कहते हैं, तुम ऊपर की सारी चीजों को मेंटेन रखो और बंटी तुम बालकनी की साइड में जाओ, ध्यान से देखते रहना कि वो लोग कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। हो सकता है ईश्वरी हमें टेक्स्ट करके इन्फॉर्म ना कर पाए। और हाँ, ब्लूटूथ कान में लगा लेना, मुझसे कनेक्टेड रहना, जैसे ही वो लोग आते हैं मुझे बता देना। वही रुद्र जो कहता है, मैं चल रहा हूँ साथ में। दक्ष भी उसको अपने साथ लेकर के जाते हैं। ईश्वरी के घर के बेसमेंट को ढूंढना शुरू करते हैं। काफी वक्त हो गया था, लेकिन उन लोग को कहीं पर भी बेसमेंट नजर नहीं आ रहा था। रुद्र जो इधर उधर देखते हुए कहता है, आई डोंट थिंक सो, यहाँ पर कोई बेसमेंट नहीं। ईश्वरी सही कह रही थी, लेकिन दक्ष इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं थे और वो अपने सर पर अपना हाथ रख करते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उस आदमी ने इस पहेली को बताया है तो इसके पीछे जरूर कोई राज है जो कि हमें शायद नजर नहीं आ रहा। रुद्र जो दक्ष के चेहरे की तरफ ही देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी जाकर के उसका पैर जो कि जोर से एक वुड के टेबल से टकराता है। रुद्र का एक तरफ पैर टकराना हुआ था और दूसरी तरफ वो टेबल जो आगे की तरफ खिसकता है और उससे थोड़ी अजीब सी आवाज आई थी, जिसे सुनते हुए दक्ष जो थोड़ा सस्पिशियस होकर के उसी तरफ झुककर देखने लगता है। तभी रुद्र जो कहता है, अच्छा जाने दे, अब क्या टेबल को मारेगा, इट्स ओके, लग गई तो लग गई। लेकिन तभी दक्ष जो कुछ सोचते हुए तुरंत ही रुद्र से कहते हैं, टेबल उठाओ, इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ है। रुद्र जो कहता है, अरे इसके नीचे क्या हो सकता है, इसके नीचे तो जमीन। लेकिन तभी दक्ष जो कहते हैं, मैंने कहा ना इसे हटाना पड़ेगा। टेबल को रुद्र और दक्ष ने मिलकर के साइड में कर दिया था। उसके नीचे कारपेट बिछा हुआ था, जिसे तुरंत ही दक्ष हटाते हुए कहते हैं, यहाँ पर जरा पैर मारो तो। रुद्र जोर जोर से पैर मारना शुरू करता है। आसपास की जगहों से तो आवाज नॉर्मल थी, लेकिन तभी बीच के एक स्क्वायर शेप की जगह पर जाकर के जैसे रुद्र ने पैर को मारा था, वो थोड़ा अजीब तरीके से आवाज कर रहा था, जिसे सुनते हुए दक्ष रुद्र से बताते हैं, इसके नीचे बंकर है, इसे खोलना पड़ेगा। मैं रुद्र जो कहता है, तो मैं मारना शुरू करूं यहाँ पर? दक्ष उसे रोकते हुए कहते हैं, नीचे पता नहीं कितने लोग हैं, अगर हम लोगों ने ज्यादा आवाज की तो उन लोगों को समझ में आ जाएगा, ध्यान से करना होगा ये काम, रुको मैं करता हूँ। पहले तो दक्ष को भी उसे खोलने में काफी दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर उन्हें एक जगह मिलती है जहां से उसे आराम से खोला जा सकता था और वो बहुत ही सलीके से धीरे से उस जगह को हटाते हैं और फिर उन्हें नीचे की तरफ सीढ़ियां दिखती हैं, जिसे देखते हुए दक्ष रुद्र की तरफ देख करके हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, मेरा केस कभी गलत नहीं होता। रुद्र और दक्ष अब नीचे की तरफ आ चुके थे। आसपास पूरी जगह पर सिर्फ शांति थी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, एकदम अंधेरा, जिसे देखते हुए रुद्र जो कहता है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई होगा, इतने अंधेरे में भला कौन जीता है। तभी दक्ष अपना सरनाम मिलाते हुए धीरे से कहते हैं, नहीं, यहाँ पर इंसान है। उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में बोला था, जिसे सुनते हुए रुद्र जो पूछता है, तुम्हें इतना विश्वास के साथ ऐसे कैसे लग सकता है, यहाँ पर कोई इंसान है ही, क्योंकि नजर तो कोई नहीं आ रहा। तभी दक्ष कहते हैं, मैंने अभी अभी 2 मच्छरों को देखा है, इसका मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई तो है। वो दोनों अपने हाथ में टॉर्च लिए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैं रुद्र जो कहता है, काफी छोटी छोटी चीजें नोटिस करते हो तुम, ट्रेनिंग काफी अच्छी मिली हो तुम्हें। उन्हें एक जगह पर कुछ लोगों की काफी धीरे धीरे आवाज सुनाई देती है। रुद्र जो एकदम से सचेत हो गया था और वो अपने हाथ में लिए डंडे को दक्ष को थमाते हुए कहता है, ये पकड़ो, जैसे वो लोग आएंगे सर पर मार देना। दक्ष अपना चेहरा नाम हिला करके रुद्र को उस डंडे को संभाल कर रखने के लिए कहते हैं और उसे अपने हाथ में नहीं पकड़ते हैं और धीरे धीरे वो लोग उसी आवाज को फॉलो करते हुए उन लोगों के पास पहुंच रहे थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, दक्ष और रुद्र जो सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर 3 आदमी बंधे पड़े थे
उन लोग का मुंह खुला हुआ था, लेकिन उनका हाथ पैर सब बंधा हुआ था और वो तीनों के तीनों एक जगह पर एक रॉड से बांधे गए थे, जिसे देखकर रुद्र जो एकदम से हैरान होते हुए कहता है, ये टेररिस्ट नहीं हो सकते। जैसे रुद्र ने बोला था, वो तीनों के तीनों अपना सर हाँ मिलाते कहते हैं, हाँ 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 हम ही है। उन्होंने खाना भेजा क्या हमारे लिए? बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दे दो, अल्लाह तुम पर रहम खाएगा, प्लीज। मैं दूसरा भी कहता है, हाँ हाँ मुझे भी भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं दिया उन्होंने। रुद्र को कुछ समझ ही नहीं आता। वो चुपचाप जाकर के नीचे धड़ाम से बैठता है और फिर दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, भाई ये क्या है? ये सब तो खुद ही विक्टिम बने पड़े हैं। ये देखकर दक्ष को भी काफी गुस्सा तो आया था, लेकिन वो इस बारे में पहले से ही समझ चुके थे। दक्ष रुद्र की बात सुनकर के उन तीनों की तरफ बैठते हुए कहते हैं, खाना चाहिए या फिर आजादी? उन तीनों को तो आजादी ही चाहिए थी। ऐसे बंकर में वो और कितना दिन तक अपनी सांसों को थाम कर रख सकते थे। वो तुरंत अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हमें जो सजा देनी है दे लो, लेकिन हमें बाहर निकालो। उन्होंने कहा था कि अगर हम अंदर रहेंगे तो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन ये जगह तो जेल से भी ज्यादा नर्क है। एक दूसरा आदमी जो कहता है, जहन्नुम की आग में तो मैं बाद में जलूंगा, पहले तो मैं यहाँ घुट रहा हूँ, प्लीज प्लीज हमें निकाल दो यहाँ से। दक्ष उन लोग को ले जाने के लिए तो तैयार थे, लेकिन उससे पहले ही वो अपनी शर्त मनवाते हैं कि कल कोर्ट रूम में उन सबको सही सही जो भी सवाल किया जाए उसका जवाब देना होगा। तीनों इस बात के लिए मान चुके थे। वहीं दक्ष उन तीनों को अपने साथ लेकर रिजॉर्ट के अंदर पहुंचते हैं। अब चारों आदमी रिजॉर्ट के अंदर बंद हो चुके थे। रुद्र और बंटी जो उन चारों पर अब निगरानी रख रहे थे। शाम का वक्त होता है। ईश्वी भी अब अपने घर पर लौट चुकी थी। उसे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि आखिर हुआ क्या, जिसकी वजह से वो तुरंत ही घर से वापस लौट करके रिजॉर्ट में पहुंचती है और सारे लोग की बातों को सुन करके उसका सिर जो कि एकदम से घूम गया था। उसे खुद भी विश्वास नहीं होता कि उसके अपने पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं। और अब जाकर उसे ये समझ में आया था कि वो तो सिर्फ गरीब जो कि अपना पेट पालने के लिए और अपने परिवार को खुश रखने के लिए ये सब किए थे, कोई पैसों के लालच में तो कोई किसी डर की वजह से। लेकिन असली मुजरिम तो वो बड़े आदमी लोग थे, कभी भी कानून की पकड़ में नहीं आते थे। छोटे मोटे लोगों को मोहरा बना करके वो हमेशा बच जाया करते थे। दक्ष ईश्वी को संभालते हुए उसको अपने सीने से लगा करके समझाते हुए कहता है, आई अंडरस्टैंड तुम पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन फिलहाल ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। जज के सामने अगर उन चारों को हम पेश करेंगे तो यही लगेगा ना कि कल्प्रिट तो वो चारों हैं। उन लोग को फांसी की सजा भी हो सकती है, वो भी झूठ में। महेश्वरी जो कहती है, तो मैं क्या करूं? क्या उन चारों को पेश ना करूं कोर्ट में? हमने कितने मुश्किल से उन चारों को पकड़ा है। बस वो चारों बयान मेरे अपने पापा और बड़े बड़े ऑफिसर्स के खिलाफ दिए थे, जो भी इन सब में शामिल था। तभी दर्शक कहता है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े ऑफिसर्स और ये जो खुद को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझते हैं ये लोग, उन सब के फैमिली पर नजर रखते हैं ईश्वी। और कोई भी मर्द अपने परिवार को अपनी वजह से नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता। ये चारों गलती अपने ऊपर ले लेंगे। तभी पीछे से आयन जाते हुए कहता है, भाई तो फिर वो करे तो करे क्या? आखिर क्या बोलेगी जाकर के कोर्ट में? सबूत तो सारा उन चारों के खिलाफ है ना। तभी ईश्वी जो तान्या से कहती है, मुझे वो औरत बच्चे कोर्ट रूम में चाहिए कल। हम उनके बयान का भी इस्तेमाल करेंगे। कोर्ट रूम में अगर वो ब्रिजेश माथुर के खिलाफ कोई भी गवाही देती हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट होगा। तान्या जो कहती है, फिलहाल हमें इमोशनल होकर नहीं, दिमाग से काम लेना चाहिए। दक्ष को बचाने के लिए हमें उन चारों को फंसाना ही पड़ेगा और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तभी दक्ष पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, अगर ऐसी आजादी मुझे मिलती है, वो भी 4 लोग की बलि चढ़ाकर, तो मुझे नहीं चाहिए। मैं इस केस को यहीं पर क्विट करता हूँ। हारने दो मुझे केस। ज्यादा से ज्यादा एक ही शख्स को फांसी होगी, कम से कम वो चारों तो खुश रहेंगे। महेश्वरी जी कहती है, आपको लगता है कि वो चारों खुश रहेंगे? आने वाले वक्त में दोबारा से उनका इस्तेमाल किया जाएगा। दक्ष आकर के पीछे चेयर पर बैठते हुए कहते हैं, उनके साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी वजह से किसी की जान नहीं ले सकता। एक जान की कीमत 4 जान के बराबर कभी नहीं हो सकती ईश्वी। अगर हम दिमाग से भी काम लें तो मुझे लगता है कि तभी आयन जो कहता है, बस करो भाई, आपको क्या शौक लगा रहता है? भगवान हो आप?
जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर आप खुद को कल्प्रिट कैसे मान सकते हो? इसलिए भी दक्ष को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, आप कमांडो हैं। अगर दोबारा से आप आर्मी ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको पता है आप कितने लोगों की जान बचा पाएंगे। आपने हमेशा अपनी जान पर खेल करके लोगों को बचाया है। आपकी बहुत जरूरत है इस देश को। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इस स्कैंडल के बारे में आपको ही पता था? नहीं ना, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिसको इसके बारे में पता था, लेकिन किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। आपने की है। अगर आपने हिम्मत हार दी तो फिर बहुत लोग टूट जाएंगे। आपको नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग जो पीछे से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी इवन अगर मैं कहूँ तो विजय प्रताप सर और शिवाय सर भी आपको दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ कर लूंगी मैं, आप परेशान मत होइए, लेकिन कल आप खुद को गिल्टी मत साबित करने दीजिएगा। ईश्वी के बहुत समझाने के बाद जाकर के दक्ष ने अपने मुंह को बंद रखने का ही फैसला किया था, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि अगर वो मर भी गए उसके बाद भी ये इस तरह का गेम चलता रहेगा, लेकिन अगर वो जिंदा रहे तो शायद वो इन सारी हरकतों को रोक सकते हैं। बम ब्लास्ट पे बहुत सारे लोगों की जान गई थी और दक्ष कुछ नहीं कर पाए थे। आने वाले वक्त में वो दोबारा से मासूमों की जान जाता नहीं देख सकते थे। दिल पर पत्थर रख करके अगले दिन कोर्ट रूम में जाने के लिए दक्ष तैयार हो गए थे। वहीं अगली सुबह रात भर आज कोई भी नहीं सोया था, क्योंकि कल की हियरिंग सबके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली थी। ब्रजेश माथुर भी काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिस्टर मेहता का केस छोड़ना उनके लिए शायद काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वही जज जो ईश्वी से कहते हैं, प्रोसिक्यूशन शुरू करिए। ईश्वी जो खड़े थे एक बार दक्ष की तरफ देखती और फिर अपना चेहरा झुका करके धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से कहती है, कम ऑन ईश्वी, तुम ये कर सकती हो। आई नो कि शायद ये गलत होगा, मगर फिर भी उसके लिए भी कोई मामूली बात नहीं थी। उसे पता था कि ये चारों लोग भले ही टेररिस्ट का काम तो किए हैं, मगर मजबूरी में। और तभी पहला झटका वो ब्रजेश माथुर और बाकी के ऑफिसरों को देते हुए कोर्ट से दरखास्त करते हुए कहती है, आज मैं कोर्ट रूम में कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहूंगी। मेरे पहले गवाह की शुरुआत होती है रणधीर चौबे से। वहीं जज जो उस आदमी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत दे देते हैं, जो कि आकर के विटनेस बॉक्स में खड़े होकर के सारी सच्चाई उगल देता है। लेकिन उसने एक बार भी ब्रजेश माथुर का नाम नहीं लिया था। वो सारी बातें बताते हुए कहता है, गलती मेरी है। मैंने उन तीनों आदमी के कहने पर बम बनाने की कोशिश की थी। बहुत वक्त लगा, लेकिन उसके बाद मैं सफल हो गया। लेकिन ईश्वी को किसी भी हालत में अपने दिल पर पत्थर रख करके अपने पापा का नाम उस आदमी से बुलवाना ही था, जिसकी वजह से ईश्वी जो उस आदमी के ठीक सामने आकर खड़े होते हुए पूछती है, क्या वाकई में ही आपको लगता है कि उस 3 आदमी ने ही आपको ये करने के लिए कहा था, या फिर कोई और आपके पास आया था? तभी वो आदमी जो एकदम से चुप्पी साध लिया था। अब ईश्वी को भी समझ आ गया था कि ये आदमी आगे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये भी डरता है अपने परिवार को खोने से। ऐसे ही दूसरे, तीसरे और चौथे गवाह भी अपनी गलती को अपने ऊपर ही ले लिए थे, जो कि गलती उनकी थी भी नहीं। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो सच उगल सके। वहीं ब्रजेश माथुर जो एक तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं, हो गई तसल्ली बेटा जी। वहीं अर्चना जी भी इस बात पर खुश होते हुए कहती हैं, चलिए कम से कम अब आपके और आपकी बेटे के बीच का रिश्ता तो ठीक हो जाएगा। उसे ये तो लगेगा कि आपने कोई गलती नहीं की है। अब जब खुद ही मुजरिम ने कॉन्फेशन कर दी थी, तो जज को भी ज्यादा वक्त नहीं लगता अपने केस को आगे बढ़ा करके फैसला सुनाने में। लेकिन इस फैसले से ईश्वी, दक्ष, रुद्र, अयान कोई भी खुश नहीं था। जैसे ही जज अभी फैसला सुनाने वाले होते हैं, तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, योर ऑनर, मैं जनरल विजय प्रताप सिंह विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत चाहूंगा। मुझे इस केस से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचानी है और इस पूरे देश को इस बारे में पता होना चाहिए। सारे लोग इस बात पर गॉसिप करना शुरू कर दिए थे। कोर्ट का माहौल थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो गया था। तभी जज ऑर्डर करके सबको शांत करते हुए कहते हैं, प्रोसिक्यूशन, क्या ये आपकी तरफ से है? ईश्वी कुछ बोल नहीं पाती और फिर उसकी नजर जो जाकर के दक्ष पर टिक जाती है। दक्ष ने बस अपनी पलकें झपका करके उसे हाँ का इशारा कर दिया था, जिसे वो तुरंत अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, यस योर ऑनर, ये मेरी तरफ से ही है।
उसे काफी डर था कि आखिर ये क्या बोलने वाले हैं आकर के विटनेस बॉक्स में। जैसे विटनेस बॉक्स में पहुंचे थे, सबके दिल की धक धक जो कि काफी हद तक बढ़ गई थी, लेकिन ब्रिजेश एकदम से शांत थे। उनके चेहरे पर बस एक हल्की सी कुटिल मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब केस तो उनके नाम हो ही चुका है। भले ही दक्ष जीते या फिर उनकी टीम, वो तो किसी भी हालत में फंसने वाले नहीं है। तभी जनरल विजय, जो कि एक एक करके सारी डिटेल्स कोर्ट रूम में बताना शुरू करते हैं। जो भी चीज हम लोग को दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ है नहीं। जिस तरह से विद्युत सिंह राठौर पर यह झूठा इल्जाम लगाया गया, और इसके पीछे एक राज है, क्योंकि इसे पता चल चुका था कि हमारे इस सेक्टर में कितना बड़ा स्कैंडल चल रहा है। जब हमारे अपने ही लोग देश को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, तब जाकर के ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स तो फंसते ही हैं, और उसके बाद उन्हें बचाने के चक्कर में बहुत सारी जानें भी जाती हैं, जैसा कि आज होने जा रहा है योर ऑनर। मैं कर्नल साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, ब्रिजेश माथुर, जो कि अपने टाइम में बहुत ही ज्यादा बुलंद और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर थे। लेकिन जब इनकी रिटायरमेंट इनके करीब आने लगी, तब इनके दिमाग को लालच ने पूरी तरह से घेर लिया था। अब ब्रिजेश माथुर की आंखें जो एकदम से बड़ी होना शुरू हो गई थी। जनवरी में जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़ा हमला शुरू हुआ था। अचानक से वहां पर सारे वीक फौजियों को भेजा गया था, ताकि किसी भी हालत में हमारे देश की जीत न हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मात्र कुछ 350 सोल्जर ने कई हजार आर्मी को दुश्मन देश के मार गिराया था। जिससे बात नहीं बनी तो हमारे अपने ही देश के कुछ बड़े अफसरों ने अपने ही देश के बॉर्डर पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करवाया था, जिसमें कई लोग मारे जा चुके थे, और जो जिंदा बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें जबरदस्ती मार दिया गया था, अपने देश को कमजोर साबित करने के लिए, क्योंकि इसके लिए हमारे ही बड़े अफसरों ने बहुत घूस खाया था। उस वक्त हमारे पास वो पावर नहीं थी कि हम कुछ बोल सके, हम सिर्फ शांत पड़ गए थे। हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जिन्हें उस जगह पर भेजा जा सकता था, क्योंकि हम वहां पर काफी होते उन सारे दुश्मन के लोगों को मार गिराने के लिए। लेकिन फिर भी हमें नहीं भेजा गया योर ऑनर, क्योंकि उन्हें पता था अगर हमें वहां पर भेजा जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। एक तरफ यहाँ पर सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए पूरी सरकार का ब्लास्ट पे ब्लास्ट हुए जा रहे थे, दूसरी तरफ अचानक ही दिल्ली में इतना बड़ा कांड हो जाता है। इन सब के पीछे शर्मनाक तरीके से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे ही बड़े अफसर इसमें शामिल हैं, जिसमें एक नाम ब्रिजेश माथुर का भी है। और ये मैं आपको यूं ही नहीं बता रहा, हमारे पास उसकी पूरी फाइल है। आम जनता के घर वाले, जिसमें किसी का भाई तो किसी के बाप, जो कि आर्मी के सोल्जर हुआ करते थे, उन्हें बॉडी तक नसीब नहीं हुई। और उसमें से एक लड़का विद्युत सिंह राठौर भी था, जो कि अपने बाप के बारे में जानने की कोशिश में लगा हुआ था। और तभी जाकर के उसे ये सारा स्कैंडल समझ में आ गया, क्योंकि उसने गलती से सब कुछ सुन लिया था। और जब ये बात उसने एक्सपोज करने की कोशिश की तो उसे ही मुजरिम साबित करके उस पर शूट एंड साइट का ऑर्डर डाल दिया गया। इसमें कुछ अफसर ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हैं। इन 4 लोगों को मार देने से या फिर सजा दे देने से ये देश की सुधार नहीं होगी, बल्कि लांछन होगा हमारे देश के कानून पर। जो बड़े मुजरिम को पकड़ नहीं सकते तो छोटे मोटे आदमियों को मोहरा बना करके सिर्फ देश के और जनता के गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं आपसे बस इतना ही दरखास्त करूंगा कि जो वाकई में ही मुजरिम है सजा उसे मिले। इन 4 को सजा मिले, लेकिन वो लोग भी बचने नहीं चाहिए जो ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके अपना काम आराम से निकलवा लेते हैं और सफाई से बच भी जाते हैं। दैट्स इट योर ऑनर। ईश्वी को सुकून की सांस आई थी। ये तो वो खुद बोलना चाह रही थी, लेकिन ये सब सुन करके ईश्वी का भी दिल काफी भारी हो जाता है। एक वकील के तौर पर नहीं बल्कि एक बेटे के तौर पर उसके लिए भी ये कोई मामूली बात नहीं थी कि उसके अपने ही पापा, जिसे वो हमेशा से अपना आइडियल और अपना हीरो समझती थी, वो आज सबके सामने मुजरिम घोषित किए जा रहे हैं। वही जज जो इन सारे वाकया को सुन करके कोर्ट का फैसला बदलने पर मजबूर हो गए थे, वो इस केस को लेकर के री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देते हैं। वहीं अब जज अपने हाथ में लिए पेन के साथ कुछ लिख रहे थे, जिसे देखते हुए सब लोग एकदम से शांत पड़ गए थे। वहीं ब्रिजेश माथुर भी अब अपने पसीने को अपने हैंकरचीफ से पोंछते हुए आगे बैठे आशीष की तरफ देखते हुए हल्का सा झुक कर कहते हैं, तुम कुछ बोलोगे या फिर यहाँ पर शांति से बैठने का पैसा लिया है तुमने? मैं मिस्टर आशीष जो हल्का सा पीछे टिल्ट होते हुए कहते हैं, अगर इस वक्त मैंने कुछ भी बोला तो आपके लिए मुश्किल साबित हो सकती है, इसलिए
शांत रहना ही बेहतर होगा और आप भी शांत बैठे रहिए। वहीं अर्चना जी जो अब अपने पति के लिए घबरा रही थी, जज जो सबको शांत करते हुए कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंट। और फिर वो अपनी बात को सुनाना शुरू करते हैं। सभी गवाहों के बयान, सबूत और सब कुछ ध्यान से देखने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि इस केस में विद्युत सिंह राठौर के खिलाफ कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है। इसलिए कोर्ट यह स्पष्ट करता है कि विद्युत सिंह राठौर बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्होंने जैसे ये बोला था, बस ईश्वी जाकर के पीछे थोड़ा लड़खड़ाते हुए चेयर पर बैठ गई थी, जैसे उसकी इतनी टाइम की मेहनत रंग लाई थी। और उसकी नजर जैसे दक्ष पर पहुंचती है, उसकी आंखें पूरी तरह से नमी से भर गई थी। पीछे भी सब लोग भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वहीं जज जो आगे कहते हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और उनके खिलाफ सभी आरोप रद्द किए जाते हैं। वहीं आगे उनकी बात जो कंटिन्यू रहती है, जो लोग इस केस के गलत इस्तेमाल कर रहे थे या जिन्होंने विद्युत का नाम इसमें घसीटने की कोशिश की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अधिकारी ब्रिजेश माथुर जिन्होंने अपने पद का गलत फायदा उठाया, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। उनके सभी गवर्नमेंट फैसिलिटीज और सुविधाएं अब खत्म की जाती हैं। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक विद्युत सिंह राठौर को 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनके कमांडो पोस्ट पर वापस भेजा जाएगा। ये फैसला पूरी तरह कानूनी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर लिया गया है। कोर्ट सबसे कहना चाहता है, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को झूठी बातों में फंसाना कानून के खिलाफ है और आगे से ऐसी गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कोर्ट यह केस यहीं पर क्लोज करता है। सारे लोग एकदम से चुप बैठ गए थे। वहीं इस केस पर री इन्वेस्टिगेशन का नाम सुनते ही ब्रिजेश माथुर के पसीने एकदम से छूटना शुरू हो गए थे। अब कोर्ट एडजर्न हो चुका था, सब लोग उठ चुके थे। वहीं ईश्वी जो बस शांति से चेयर पर बैठी रह जाती है, लेकिन तभी उसका हाथ कोई काफी जोर से पकड़ करके अपनी तरफ खींचता है, जिससे वह एकदम से घबरा गई थी। और ये कोई और नहीं बल्कि ब्रिजेश माथुर थे, जो कि ऑलमोस्ट ईश्वी को खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहे थे। ईश्वी जो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश तो करती है, मगर वैसा कर नहीं पाती। तभी अयान जो इस तरह से ब्रिजेश माथुर का अपनी बेटी के साथ करता हरकत देख करके तुरंत ही अपने भाई के पास पहुंचते हुए कहता है, भाई रोको उन्हें, वो किस तरह से लेकर जा रहे ईश्वी को, वो पक्का बहुत नाराज होंगे, ईश्वी को हर्ट करेंगे वो। तभी दक्ष अयान से कहते हैं, वो उसके पापा है, तुम उसके और उसके पापा के बीच में मत पड़ो। वही अयान जो कहता है, क्या आपका दिमाग तो ठीक है ना, वो आपके सामने वो ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं करना ना तो फिर मैं जाता हूँ। वही तान्या भी तुरंत ही ब्रिजेश के सामने आते हुए कहती है, आप क्या करें अंकल। ब्रिजेश जो कहते हैं, हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरी बेटी का ब्रेन वॉश करके तुम लोगों ने क्या लगता है बहुत बड़ा काम कर लिया है। हाँ, ये जो मजाक किया ना मेरे साथ, इसको मैं ठीक करके रहूंगा और तुम चलो। महेश्वरी जो एक बार पीछे मुड़कर दक्ष की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर बहुत ही सुकून भरे स्माइल आ गई थी। दक्ष भी तुरंत ही आकर के गाड़ी में बैठ गए थे और ईश्वी की गाड़ी का ठीक वो पीछा करना शुरू करते हैं। जैसे ही ब्रिजेश माथुर अपने घर के सामने आकर के गाड़ी रोके थे, दक्ष की भी गाड़ी वहीं पर जाकर रुकती है। एक तरफ ब्रिजेश जो कि अंदर की तरफ पहुंच रहे थे, वहीं तुरंत ही दक्ष ने भी अपने कदम को उसी तरफ मोड़ लिया था। पीछे पीछे अयान और ताना भी पहुंच चुके थे, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जाता सिवाय दक्ष के। दक्ष जैसे ही दहलीज पर अपना कदम रखे थे, ब्रिजेश जो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, वहीं रुक जाओ तुम। बहुत पछतावा हो रहा है मुझे कि मैंने तुम्हारे बाप को नौकरी दिलवाई थी। पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हारे जैसे खानदान को सड़क से उठा करके इस मुकाम तक पहुंचाया था कि तुम लोग जी पाओ अपनी बदौलत। मुझ पर ही केस ठोक दिया। बहुत खुश हो रहे होगे ना री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर सुनकर के तुम। ये सारी बातें सुनकर केशवी जो एकदम से अपने पापा से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, आपने उन्हें नौकरी भी दी तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने। अंकल ने अपनी बदौलत नौकरी पाई थी, ये मुझे भी याद है। बिना ट्रेनिंग के आर्मी में नौकरी नहीं मिलती, बिना उस काबिलियत की नौकरी नहीं मिल सकती डैड। वहीं ब्रिजेश जो तुरंत ही ईश्वी पर हाथ उठाने वाले होते, लेकिन तब तक उनका हाथ जो कि हवा में रुक गया था, क्योंकि दक्ष ने आकर के पहली बार ब्रिजेश माथुर को ईश्वी से बचाने की कोशिश की थी। और वह तुरंत ही ब्रिजेश का हाथ नीचे करते हुए कहते हैं, मैं आपकी अभी भी बहुत इज्जत करता हूँ ब्रिजेश अंकल।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले मेरे खानदान को मिटा देंगे, उसके बाद से आप मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाएंगे। ईश्वरी ने पहली बार दक्ष के मुंह से खुद को बीवी सुना था और ये सुनकर ही वो अपने आंखों को बंद करके हल्का सा पीछे होती है और ठीक दक्ष के पीछे आकर के खड़ी हो जाती है। वहीं दक्ष भी उसका हाथ पकड़ करके उसे अर्चना जी और ब्रजेश के सामने अपनी बीवी के तौर पर इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, मैं आपकी बेटी को आपसे छीनना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई आपसे छुपा भी नहीं सकता। बहुत कोशिश की मैंने आपकी बेटी से नफरत करने की, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपकी बेटी थी, आपका खून है उसमें और मुझे नफरत है आपसे। लेकिन उस नफरत में भी मैंने अपनी मर्यादा नहीं भूली। कोशिश किया कि मैं इसे हर्ट करूं, परेशान करूं, इसे रुलाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी आपकी तरफ बिल्कुल नहीं है। ये बात तो आपको भी अच्छे से पता है कि मेरी माँ हमेशा से ईश्वरी को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन आपके स्टैंडर्ड को हम मैच नहीं कर सकते थे, जिस वजह से उन्होंने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया आपसे। और आपने भी तो कभी कसर नहीं छोड़ी हमें नीचा दिखाने की। हाँ, माना कि आपकी तरह स्टैंडर्ड नहीं था हमारा, नहीं थे हम इतने पैसे वाले, मगर हमें अपने देश को बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी पैसों के लालच में। फिलहाल रीइन्वेस्टिगेशन की बात सुनकर के मैं खुश तो हूँ, लेकिन इस वजह से नहीं क्योंकि आपको सजा मिलेगी, बल्कि इस वजह से क्योंकि मेरे डैड को इंसाफ मिलेगा। जिन्होंने अपनी जान उस सरहद पर गंवा दी, उसे आपने आराम से भगौड़ा कह दिया कि वो तो मैदान छोड़कर भाग गए थे। अब तो हकीकत बता दीजिए। मैं सुनने के लिए तरस रहा हूँ कि मेरे डैड इस तरह नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, उन्होंने मुझे मजबूत बनाया, हमेशा अपने देश के लिए ईमानदार रहना सिखाया। मेरे पापा इस तरह नहीं कर सकते। तभी ब्रजेश जौलका सा पीछे होकर के अपने सिर को नीचे झुकाते हुए कहते हैं, हाँ सही कहा तुमने। उसने आखिरी दम तक अपनी जान लगा दी, लेकिन दुश्मनों को अंदर नहीं आने दिया। मुझे लगा कि यह आदमी बहुत कमजोर है, उसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे वहां पर भेजा था ताकि वो आराम से हार जाए, लेकिन उसने आराम से हार नहीं मानी। और जब मामला बिगड़ता हुआ दिखा तो ब्लास्ट का ऑर्डर मैंने ही दिया था। केशवी जो तुरंत ही दक्ष के बाजू को जोर से पकड़कर अपने सिर को उसके हाथ पर टिकाकर रोना शुरू कर देती है। अर्चना जी को भी इतनी हकीकत नहीं पता थी और वो भी पूरी तरह से टूट गई थी और जाकर के पीछे सोफा पर बैठते हुए दक्ष से कहती हैं, ले जाओ इससे, ले जाओ अपने साथ, इसे भी ये हमारे साथ रहकर खुश नहीं रहेगी अब। मैं ये सुन करके ब्रजेश जी जो एक बार अर्चना जी की तरफ देखते हैं और फिर अपना हाथ जोड़ करके दक्ष के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं, मैं हार गया, तुमने हरा दिया मुझे। लेकिन दक्ष ईश्वरी का हाथ छोड़ करके ब्रजेश माथुर के सामने आकर उनके दोनों हाथों को नीचे करते हुए कहते हैं, मुझे ना आपसे जीतना था और ना ही आपको हराना था, मुझे सिर्फ सच सबके सामने लाना था। मैं इस दुनिया में इस तरह नहीं जी सकता था। मेरे ऊपर इतना घटिया ब्लेम लगाकर आपने मेरे स्वाभिमान के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। लेकिन हाँ, मैं आप लोग की बेटी को इस तरह अपने साथ उठाकर नहीं ले जा सकता। अगर उसका हाथ देना है तो पूरे रस्म रिवाज के साथ देना पड़ेगा। बाकी आप लोग की मर्जी। मैं अपने घर वापस लौट रहा हूं। और वो बस एक बार ईश्वरी की तरफ मुड़कर देखते हैं और फिर वहां से तुरंत ही बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ईश्वरी जो जमीन पर जाकर बैठ गई थी और लगातार बस रोए जा रही थी। जैसे उसके पापा उसे संभाल कर खड़ा करने वाले होते हैं, ईश्वरी तुरंत ही अपने पापा को रोकते हुए कहती है, मुझे हाथ मत लगाइएगा, मर गई आपकी बेटी आपके लिए। बाहर अयान, रुद्र, राहुल, बंटी, तान्या, उसके साथ ही शिवाय और विजय प्रताप जो सब दक्ष का वेट कर रहे थे। जैसे ही दक्ष बाहर आए थे, शिवाय तुरंत ही इनके सामने आकर दक्ष को जोर से गले लगाते हुए कहता है, कैसा है मेरा भाई? भाई अयान ये देख करके थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है, भाई आप दोनों भाई भाई हो? वैसे दक्ष भाई ने कभी मुझे बताया नहीं। वैसे अयान जो कि माहौल को थोड़ा शांत करके दक्ष को मुस्कुराने की वजह दे रहा था, लेकिन दक्ष का बिल्कुल भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो ईश्वरी को छोड़ कर आए थे ब्रजेश माथुर और अर्चना माथुर के हाथों। उन्हें पता था कि शायद ब्रजेश कभी भी ईश्वरी का हाथ दक्ष के हाथों में ना दे और अब हमेशा के लिए ईश्वरी और दक्ष अलग हो जाएंगे।
अब इस बातों को सोच करके भला दश के चेहरे पर मुस्कान आती तो आती कैसे। जहां सब लोग जश्न मना रहे थे, दश तुरंत ही गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं।